हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एंड टीपीसी स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 11 लेके आया हूँ। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बार बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो शुरू करते हैं आज की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया है जो एक बर्ड की स्पीसीज है जिसका नाम है हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस, उसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है। ओके, तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है जो वहाँ पे डिस्कवर किया गया है। देखिए ये जो स्पीसीज है बर्ड की, ये मेनली जो पाई जाती है, जो पैदा होती है वो सिक्किम और दार्जिलिंग के एरिया में होती है और फिर ये एक्सटेंड होती है जो ईस्ट की तरफ तिब्बत का एरिया है वहाँ पे। उसके बाद फिर ये जो वेस्टर्न एरिया है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो कि यूनान चाइना का एरिया है, वहाँ पे भी ये एक्सटेंड होती है, वहाँ पे भी ये डेवलप होती है, वहाँ तक इसकी स्पीसीज पाई जाती है। ये एरियाज है। जो साइंटिफिक नाम रखा गया है इस स्पीसीज का, जो ये हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस स्पीसीज है, इसका साइंटिफिक नाम रखा गया जुथेरिया सलीमाली। ओके, जुथेरिया सलीमाली। और ये रखा गया जो हमारे एक डॉक्टर सलीम अली काफ़ी फेमस ऑर्थोनोलॉजिस्ट हुए हैं, जो पक्षी विज्ञानी हुए हैं, उनके नाम पे ये रखा गया। ये इंडियन पक्षी विज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी एक डिजीज है जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैंसेन डिजीज। हैंसेन्स डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। जो ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई। उसकी जो स्लो ग्रोथ होती रहती है, उसके इन्फेक्शन के कारण ये डिजीज होती है। और ये हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, स्किन है हमारी और आइज हैं, उनको डैमेज कर देती है। जो लेप्रेसी है मेनली जो सबसे जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के स्टैंडर्ड के, लो स्टैंडर्ड के, जो जिनका सामाजिक और आर्थिक स्टैंडर्ड काफ़ी लो होता है, उन लोगों में ज़्यादा फैलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दी गई हैं ऑप्शन पे, इनमें से ओड वन आउट कौन सी है, कौन सी अलग है इनमें से, वो बताइए। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भवन है जो बाकी साइट से अलग है। देखिए जो बाकी 3 साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है और राष्ट्रपति भवन है उसको ये दर्जा नहीं मिला है। ओके, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वो ऐसे लैंडमार्क या एरियाज होते हैं जो कि यूनेस्को है, जो यूएन, जो वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उसके द्वारा ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं, लीगली प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ओके, यूनेस्को की फुल फॉर्म जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक पूरे वर्ल्ड में टोटल जो ये साइट्स हैं जिनको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है वो है टोटल 1121। सबसे ज़्यादा है चाइना और इटली में, उनका नंबर है 55 वहाँ पे साइट है। इंडिया में टोटल ये साइट्स 38 हैं, 38। सबसे पहले इंडिया में 1983 में अजंता की गुफाएं और जो आगरा का किला है उनको ये स्टेटस मिला था। राष्ट्रपति भवन जो है वो है हमारा न्यू दिल्ली में। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ये है महाराष्ट्र में, और जो ताजमहल है वो यूपी में है, और जो सन टेम्पल है वो उड़ीसा कोणार्क में, उड़ीसा का जो कोणार्क एरिया है वहाँ पे ये है। और जो इंडिया में ये भी याद रखेंगे जो करंट में सबसे लास्ट में जो स्टेटस दिया गया है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वो जयपुर सिटी को दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो 2016 में अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला गया उसके लिए जो बांग्लादेश में हुआ था उसके लिए इंडियन टीम के कोच कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। ओके,
जो 2016 का ये वर्ल्ड कप खेला गया उसकी विनर टीम रही थी वेस्ट इंडीज की टीम, और रनर अप टीम थी जो वो थी इंडिया की टीम। इंडिया के कैप्टन थे 2016 में ईशान किशन जी। जो करंट 2020 में इंडिया के कैप्टन है अंडर 19 क्रिकेट टीम के, वो है प्रियम गर्ग जी, और करंट कोच है उनका नाम है पारस महाम्ब्रे जी। ये भी हम याद रखेंगे। अभी जो करंट में 2020 में भी ये वर्ल्ड कप हुआ अंडर 19 क्रिकेट का, वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। विनर रही बांग्लादेश की टीम और रनर अप फिर से इंडिया की टीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड किनको मिला? किनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया बैडमिंटन के खेल में? सही आंसर होगा ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत। ओके, जो अर्जुना अवार्ड है उसके बारे में याद रखेंगे। ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होती है स्पोर्ट्स में, जो प्लेयर्स होते हैं उनको उनकी अचीवमेंट के लिए उनको ये दिया जाता है। सबसे पहले 1961 में दिया गया, क्रिकेट में दिया गया सलीम दुरानी जी को, और बैडमिंटन में भी सबसे पहले 1961 में मिला नंदू नाटेकर जी को, याद रखेंगे। 2020 में करंट में जो बैडमिंटन में पूछा गया उसके बारे में जानते हैं। 2020 में जो करंट में बैडमिंटन के लिए मिला वो मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। ओके, याद रखेंगे। और टोटल 27 प्लेयर्स को ये 2020 में दिया गया अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 तक इंडिया ने एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है उस पर कितने रिसर्च स्टेशन बना लिए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। इंडिया ने 2015 तक 2015 के एंड तक मतलब 3 स्टेशन वहाँ पे बना लिए हमने। जो इंडिया है उसने जो एंटार्क्टिका के लिए एक ट्रीटी है उस पर साइन किए हैं, और इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी होता है। जो एंटार्क्टिका पे रिसर्च सेंटर बनाते हैं उसके लिए एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जिसको बोलते हैं एंटार्क्टिका ट्रीटी ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। उसको भी इंडिया पूरी तरह से फॉलो करता है। टोटल जो स्टेशन है उनके नाम बताता हूँ। जो 3 स्टेशन है, सबसे पहले था दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद मैत्री, और उसके बाद भारती। जो मैत्री और भारती हैं अभी एक्टिव स्टेज में है। दक्षिण गंगोत्री को हमने अभी सप्लाई बेस बना दिया है, सिर्फ उसको सप्लाई बेस की तरह हम यूज कर रहे हैं। टोटल जो पूरे वर्ल्ड की एंटार्क्टिका पे जो रिसर्च स्टेशन है वो लगभग 70 है। ओके, और जो सबसे पहले मैन का नाम याद रखेंगे जिन्होंने एंटार्क्टिका पे अपना पाँव रखा, सबसे पहले गए ये इंडिया की तरफ से, उनका नाम है डॉक्टर सईद जहूर कासिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो दिल्ली में जंतर मंतर है वो कौन से महाराजा के द्वारा बनवाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयसिंह II ऑफ जयपुर। ओके, और ये बनवाए गए थे इन्होंने उस टाइम पे 1724 के आसपास। लगभग 5 ऑब्जर्वेटरी बनवाई, उनमें से एक ये जंतर मंतर है जो दिल्ली में था, और ये बनवाई थी इन्होंने जो कैलेंडर और एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स होती हैं, जो खगोलीय टेबल्स होती हैं, उनको रिवाइज करने के लिए। ओके, और जो ये 5 इन्होंने बनवाई, इसके अलावा जो 4 हैं उनके नाम भी याद रखेंगे वो कहाँ कहाँ पे है। वो है जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। ओके, वाराणसी यानी बनारस में। और जो ये जंतर मंतर है दिल्ली में, इसकी हाइट भी याद रखेंगे, वो है 723 फीट या फिर 220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर है एरिया की टर्म्स में वो कौन से स्टेट के पास है? कौन सा स्टेट का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ओके, देखिए जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज हैं ट्रीज की, श्रब्स की या हर्ब्स की, उनकी मैक्सिमम रिचनेस के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटका है, अगर ट्रीज की स्पीसीज के बेस पे किया जाए वर्गीकरण तो। और जो रिपोर्ट है ये 2019 की, इसके अकॉर्डिंग जो 25% टोटल लैंड एरिया है इंडिया का, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। लेकिन हमारा टारगेट कितना है ये याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता क्वेश्चन। हमारा जो टारगेट है फॉरेस्ट कवर एरिया को बढ़ाने का वो है 33% लैंड एरिया ऑफ इंडिया। ओके, जो एरिया वाइज स्टेट्स जानते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। और अगर परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जाना जाए उसके बेस पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कौन सी सिक्योरिटी फोर्स है जो कि
इन ऑप्शंस में से पूछा गया है जो कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर में नहीं आती। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो आरपीएफ है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, ये है रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर। ओके, जो रेलवे की सिक्योरिटी का काम है, जो रेलवे का सामान है और बाकी चीज़ें हैं, ट्रेन्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए आरपीएफ काम करती है। ओके, और देखिए ये जो चारों फोर्सेज हैं इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ये याद रखेंगे। जो एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, ये हमारी जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है वो करती है जो नेपाल भूटान का बॉर्डर है उसको। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी करती है। इसकी स्थापना 1965 में की गई। और जो आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी-एफ पुलिस फोर्स बोलते हैं इसको, ये हमारा जो तिब्बत का बॉर्डर है, तिब्बत चाइना का, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी सिक्योरिटी करती है। इसकी स्थापना 1962 में की गई। और जो इम्पोर्टेंट यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर जो फोर्सेज हैं उनके नाम जानते हैं। ये है असम राइफल्स, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एनएसजी। ओके, ये सभी यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। इसका IUPAC नेम होता है डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड, और इसको लाफिंग गैस या हरास गैस बोलते हैं हिंदी में। ओके, और ये इसका यूज होता है सिडेशन की तरह या फिर पेन रिलीफ में। जो हम किसी को अगर काफ़ी ज़्यादा पेन है तो उसको शांत करने के लिए कोई दवाई देते हैं तो ये लाफिंग गैस का यूज करते हैं हम उसमें। और ये मेनली एप्लीकेशन है इसकी, वो डेंटिस्ट होते हैं या फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो इसको ज़्यादा यूज करते हैं। जो मीथेन गैस है उसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये है CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। ओके, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो इनमें से कौन सा एक ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से, जो जिसको हिंदी में बोना ग्रह भी बोलते हैं, उसके नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लूटो। प्लूटो जो प्लेनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट था। इसको अभी प्लेनेट में नहीं गिना जाता, पर ये 9th नंबर पे हमारा प्लेनेट था सोलर सिस्टम का। इसकी डिस्कवरी की गई थी 1930 में, और ये 2006 ईयर तक हमारा प्लेनेट के जो सिस्टम है, प्लेनेट थे 9 हमारे, उनकी कैटेगरी में रहा। उसके बाद इसको प्लेनेट से हटा दिया गया क्योंकि ये फुल साइज का प्लेनेट नहीं था। ओके, ये एक फुल साइज जो प्लेनेट का साइज माना जाता है उस साइज का ये प्लेनेट नहीं था। ओके, जो वीनस है, वीनस ग्रह है, उसको हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं। उसकी पोजीशन है सन की तरफ से दूसरी, सेकंड पोजीशन। और मून के बाद जो रात में चमकने वाले स्टार्स होते हैं उनमें ये सेकंड है। ओके, ये रात में चमकता हमें वीनस को जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है, सेकंड ब्राइटेस्ट मून के बाद। जो मरकरी ग्रह है उसको बुध ग्रह बोला जाता है हिंदी में, और ये सबसे स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो बायोगैस है उसका मेजर पार्ट कौन सी गैस होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। ओके, जो मीथेन गैस है जिसका फॉर्मूला CH4 है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो वो बायोगैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, जो बायोगैस होती है वो एक जो नवीनीकरण सोर्स होते हैं एनर्जी के, जिनको इंग्लिश में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वो सोर्स है। और ये जो बनता है वो कब कैसे बनता है? वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा, उसको गला सड़ा के बैक्टीरिया के द्वारा एनॉर्बिक कंडीशंस में, ओके, जब उसको गलाते सड़ाते हैं उसको, तो उससे जो गैस रिलीज होती है वो बायोगैस होती है। और ये एनॉर्बिक कंडीशन एक वर्ड है, इसको जानते हैं। ये होता है ऑक्सीजन की अब्सेंट में। जब इसको ऑक्सीजन की अब्सेंट में गलाया जाता है तब ये गैस रिलीज होती है, बायोगैस। इसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके कंटेंट जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है जो 55 से 65% के बीच। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 30 से 45% के बीच। और कुछ परसेंटेज होती है हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर्स की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सी कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एप्पल कंपनी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 2001 से एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप और मार्केट किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है इसकी। जो ये एप्पल के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो विंडो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उनके बाद सबसे जो सेकंड नंबर पे आता है वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी करंट में जो वर्जन चल रहा है इसका मैक का वो है मैक OS 10.15 और ये 15वां वर्जन है इसका, ओके याद रखेंगे। और जो ये एप्पल कंपनी है ये अमेरिकन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में, और जो करंट CEO है एप्पल के उनका नाम है टिम कुक। जो फाउंडर है उनका नाम भी याद रखेंगे, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1976 में। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजियांकी और रोनाल्ड वेन, ये तीनों इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी गैस है जो फायर आग को बुझा देती है? एक्सटिंग्विश करना होता है बुझाना, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये आग को बुझा देती है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विश जो हमारे आग को बुझाने के लिए मशीन होती है उनमें यूज होता है। और ये क्या काम करता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है जिसके कारण आग लगती है, जो आग लगाने में सहायक होती है, फायर को जो लगाने में सहायक होती है, उसको ये डिस्प्लेस करती है, उसको दूर कर देती है, हटा देती है उसको। और ये जो CO2 है ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये भी हम याद रखेंगे। जो ड्राई सॉलिड स्टेट में होती है CO2 गैस, तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं हम। जो ये CO2 गैस है ये जो कार्बन साइकिल होता है हमारा इन्वायरमेंट में, उसका भी एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट है। और अगर हमारे शरीर में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चली जाती है तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो गंगा की मेन ब्रांच है जो कि बांग्लादेश में एंटर करने के बाद उसका क्या नाम हो जाता है? बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद जो गंगा की मेन ब्रांच है उसका क्या नाम पड़ता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्मा रिवर। ओके, देखिए जो गंगा रिवर है वो उसको ओरिजिनेट होती है जो तिब्बतन हिमालयन एरिया है वहाँ से, और वहाँ से फिर वो नॉर्दर्न इंडिया में बहती है, फिर वो बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम हो जाता है पद्मा रिवर। बांग्लादेश में जैसे वो सेंटर में जाती है बांग्लादेश के, वहाँ पर वो ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको बोलते हैं जमुना। ओके, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना रिवर। उसके साथ ये मिल जाती है और मिलके ये बनाती है मेघना रिवर। ओके, याद रखेंगे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जिसको बांग्लादेश में जमुना रिवर बोलते हैं, और ये और पद्मा रिवर मिलके मेघना रिवर बनाती हैं। ओके, और जो हुगली रिवर है ये भी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो GPS है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसके बारे में इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? ओके, तो ये पूछा गया है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, इट कैन प्रेडिक्ट साइक्लोन्स। जो साइक्लोन्स होते हैं, तूफान होते हैं, उनके बारे में ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता GPS सिस्टम, इसलिए ये गलत है। बाकी जो तीनों हैं वो सही है। ये जो स्पेस में बेस्ड एक नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन होता है किसी का मार्गदर्शन करना। ओके, और ये जो व्हीकल्स का ट्रैफिक होता है रोड्स पे उसको भी बताता है उसके बारे में, और जो कार में भी जो नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें भी ये हमारा यूज होता है। ओके, ये जो GPS है ये एक जो सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं हम इसको, और ये इसका जो मालिक है, इस प्रोजेक्ट का मालिक है, जो स्टार्ट किया गया ये प्रोजेक्ट GPS प्रोजेक्ट, वो USA के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसको ऑपरेट करता है US स्पेस फोर्स। ओके, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 में USA में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो दोनों खाली पड़ जाती है, वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है, तो फिर उस केस में जो इंडिया का प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो उस केस में इंडिया के प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, जो वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI बोलते हैं। जो CJI होते हैं वो
चीफ जज होते हैं जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसके। ओके, और ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा विद रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो सीजीआई है वो आर्टिकल 124 के अंडर आता है, आर्टिकल 124 के अंडर आता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो एज लिमिट होती है, कोई भी पर्सन 65 साल की एज तक सीजीआई रह सकता है इंडिया का। जो करंट में इंडिया के सीजीआई हैं वो हैं सरद अरविंद बोबडे, और ये 47वें नंबर के सीजीआई है इंडिया के। नेक्स्ट पूछा गया है, जो एक इवेंट है, कोई भी इवेंट वो 4 साल में एक बार होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओके, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वाड्रेनियल। क्वाड्रेनियल बोलते हैं जो 4 साल में एक बार इवेंट आता है कोई भी। जो बाइनेरियल है वो होता है 2 साल में एक बार। ट्राइएनियल है वो होता है 3 साल में एक बार। और जो पेरेनियल टर्म है वो होती है, वो शो करती है जो कोई भी चीज़ है वो लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, या फिर कुछ काफ़ी लंबे समय तक कोई चीज़ है वो है तो उसको बोलते हैं पेरेनियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए जनरेटर कन्वर्ट्स। जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो कौन सी फॉर्म है को एनर्जी की कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसका दूसरा नाम याद रखेंगे, वो होता है डायनमो। ओके, डायनमो के नाम से भी हम जनरेटर को जानते हैं। जो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर बनाया गया था वो 1831 में ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उनके द्वारा ये बनाया गया। और इसके जो प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के काम करने का वो होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक मोटर भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर इसके अपोजिट काम करती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कंप्यूटर पे कीबोर्ड होता है उसकी की कॉम्बिनेशन कौन सी है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्टिंग का काम करती है? टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज होता है कीबोर्ड पे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+V। अगर हम Ctrl+V अगर उस पर प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो ये टेक्स्ट को पेस्ट करने के काम आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और जो Ctrl+Z है वो होती है अंडू कमांड। कोई भी हमने एक फंक्शन किया है, कोई भी ऑपरेशन किया, उसको दोबारा से पहले ही कंडीशन में ले जाने के लिए ये यूज होता है। जो Alt+R है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो रिव्यू टैब होती है उसको ओपन करने के लिए यूज होता है। और जो Alt+F4 है वो होता है करंट विंडो, जो ओपन हुई है कोई भी विंडो उसको क्लोज करने के लिए। जो करंटली ओपन विंडो है उसको क्लोज करने के लिए Alt+F4 यूज करते हैं। और Ctrl+C भी याद रखेंगे, ये होता है कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+A होता है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज। तो ये इम्पोर्टेंट जो कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन है वो हमने जान ली। तो फ्रेंड्स आज के जो 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, उनके बारे में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।